नमस्कार। आज हम एक अहम विषय पर बात कर रहे हैं, विकासात्मक भाषा विकार, या जिसे डेवलपमेंटल लैंग्वेज डिसऑर्डर मतलब DLD भी कहते हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम कोशिश करेंगे समझने की कि ये असल में है क्या, इसके संकेत क्या हो सकते हैं और सबसे जरूरी कि इससे जूझ रहे बच्चों की मदद कैसे की जा सकती है। जरा सोचिए, एक 7 साल का बच्चा है, मान लीजिए रोहन, जिसे अपने पसंदीदा खेल के बारे में बताने में भी सही शब्द नहीं मिल पा रहे हैं, या जिसे स्कूल में टीचर अगर एक साथ कई बातें कह दें तो वो समझ नहीं पाता। ये DLD का एक उदाहरण हो सकता है। तो चलिए इस विषय की तह तक चलते हैं। बिल्कुल। विकासात्मक भाषा विकार यानी DLD ये एक ऐसी स्थिति है जहां बच्चों को अपनी उम्र के हिसाब से भाषा सीखने, समझने और इस्तेमाल करने में लगातार मुश्किल होती है। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये मुश्किल किसी और वजह से नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं कि बच्चे को सुनने में कोई दिक्कत है, या कोई बौद्धिक अक्षमता है, या ऑटिज्म है, या कोई और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। नहीं, ये मुख्य रूप से भाषा की ही एक चुनौती है। अच्छा, तो ये जानना ज़रूरी है कि ये सिर्फ देर से बोलना नहीं है ना? कई बार लोग सोचते हैं कि बच्चा बस थोड़ा पीछे है। तो DLD और सामान्य देरी में मुख्य फ़र्क क्या है? खासकर ऑटिज्म जैसी स्थितियों से इसे कैसे अलग समझें? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सामान्य देरी में क्या होता है कि बच्चा देर से ही सही, पर भाषा के जो पड़ाव होते हैं उन्हें पार कर लेता है। ऑटिज्म में भाषा की जो मुश्किलें होती हैं वो अक्सर सामाजिक संवाद की जो व्यापक चुनौतियां हैं उनका हिस्सा होती हैं। बातचीत शुरू करने में, बनाए रखने में दिक्कतें होती हैं। जबकि DLD में मुश्किल मुख्य रूप से भाषा के स्ट्रक्चर पर होती है, जैसे व्याकरण ठीक से इस्तेमाल न कर पाना, शब्दावली सीमित होना, या वाक्यों को ठीक से समझ या बनाना पाना। ऐसा हो सकता है कि बच्चे की सामाजिक इच्छा बिल्कुल सामान्य हो, वो दोस्त बनाना चाहता हो, पर अपनी बात न रख पाने की वजह से उसे दिक्कत आ रही हो, जैसे आपने रोहन का उदाहरण दिया। समझ गया। तो अगर हम लक्षणों की बात करें तो जो सामग्री हमारे पास है उसमें कुछ चीज़ें बार बार आ रही हैं, जैसे अपनी उम्र के बच्चों की तुलना में कम बोलना, या फिर वाक्य बनाना तो छोटे छोटे या अधूरे वाक्य बनाना, सीमित शब्दावली का होना, निर्देशों को समझने में परेशानी और व्याकरण की गलतियां। क्या ये समझने वाली भाषा माने रिसेप्टिव और बोलने वाली भाषा माने एक्सप्रेसिव, इसमें भी फर्क होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। कुछ बच्चों को मुख्य रूप से भाषा समझने में ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे आप उन्हें कुछ कहें या कहानी सुनाएं तो वो ठीक से समझ नहीं पाते। ये हुई रिसेप्टिव मुश्किल। दूसरों को अपनी बात कहने में, मतलब सही शब्द चुनने में या वाक्य बनाने में ज़्यादा मुश्किल होती है। ये एक्सप्रेसिव प्रॉब्लम हुई। शायद रोहन को ऐसी ही दिक्कत हो, और कई बच्चों में दोनों ही तरह की मुश्किलें देखने को मिलती हैं। एक और पहलू भी है जिसे हम प्रैग्मैटिक भाषा कहते हैं, मतलब सामाजिक स्थितियों में भाषा का सही इस्तेमाल करना, जैसे कब बोलना है, अपनी बारी का इंतजार करना, बातचीत के विषय को समझना। इन सब चीजों का मूल्यांकन स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट और मनोवैज्ञानिक मिलकर करते हैं। अच्छा, तो चलिए अब मदद की बात करते हैं। ये अच्छी बात है कि इसके लिए मदद मौजूद है। स्पीच थेरेपी का जिक्र बार बार आता है। जी हाँ, स्पीच थेरेपी बहुत कारगर हो सकती है। इसमें थेरेपिस्ट बच्चे की जरूरत के हिसाब से बिल्कुल व्यक्तिगत लक्ष्य तय करते हैं। जैसे किसी बच्चे की शब्दावली बढ़ाने पर काम हो सकता है, किसी को वाक्य बनाना सिखाया जा सकता है, या कहानी सुनाने का अभ्यास कराया जा सकता है। इसके अलावा स्कूलों में भी विशेष शैक्षिक सहायता मिलती है, जैसे IEP यानी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम के तहत मदद दी जा सकती है। और हाँ, माता पिता का रोल तो बहुत ही अहम है। घर पर बातचीत को बढ़ावा देना, साथ में किताबें पढ़ना, शब्दों वाले खेल खेलना। आजकल तो टेक्नोलॉजी भी काफ़ी मददगार है। कुछ खास ऐप्स हैं या स्पीच जनरेटिंग डिवाइस भी आते हैं। आपने मनोवैज्ञानिकों का भी जिक्र किया था। निदान के अलावा वो और किस तरह मदद करते हैं? क्या उनका रोल सिर्फ शुरुआत में होता है? नहीं, सिर्फ निदान में नहीं। मनोवैज्ञानिक DLD से जुड़ी जो भावनात्मक और व्यवहारिक चुनौतियां होती हैं उन्हें समझने और संभालने में भी बहुत मदद करते हैं। सोचिए, जब बच्चा अपनी बात नहीं कह पाता या समझ नहीं पाता तो उसे निराशा होती है, उसका आत्मविश्वास कम हो सकता है ना? तो मनोवैज्ञानिक उन्हें इन भावनाओं से निपटने के तरीके, मतलब कोपिंग स्ट्रैटेजी सिखा सकते हैं। वे माता पिता को भी सही मार्गदर्शन और भावनात्मक समर्थन देते हैं, जो बहुत जरूरी है।
और वो शिक्षकों को भी ट्रेनिंग दे सकते हैं कि क्लासरूम में रोहन जैसे बच्चों की मदद कैसे की जाए। एक और दिलचस्प बात जो सामने आई है वो ये कि डीएलडी अक्सर अकेले नहीं होता। ये दूसरे न्यूरो डेवलपमेंटल विकारों के साथ भी पाया जाता है, जैसे एडीएचडी या फिर लर्निंग डिसऑर्डर। और क्या ये सिर्फ बचपन की ही बात है या आगे भी चलता है? बिल्कुल सही कहा आपने। ये जानना बहुत जरूरी है कि डीएलडी अक्सर वयस्क होने तक बना रहता है। ये सिर्फ बचपन की समस्या नहीं है। एक स्टडी बताती है कि बचपन में जिन बच्चों को डीएलडी होता है उनमें से करीब 75% बच्चे किशोरावस्था के अंत तक भी इसके मानदंडों को पूरा करते हैं। और जाहिर सी बात है, इसका असर उनकी आगे की पढ़ाई, नौकरी और सामाजिक जीवन पर भी पड़ सकता है। ये जो संचार की चुनौतियां हैं, ये वयस्कता में नए रूप ले सकती हैं। और जहां तक एडीएचडी या लर्निंग डिसऑर्डर जैसी स्थितियों के साथ पाए जाने की बात है, तो इसका मतलब ये है कि हमें बच्चे की मदद करते समय एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। मतलब सिर्फ भाषा पर ही नहीं, बल्कि ध्यान देने की क्षमता, व्यवहार और सीखने की दूसरी चुनौतियों पर भी गौर करना होगा। हो सकता है रोहन को सिर्फ भाषा में ही नहीं, क्लास में ध्यान देने में भी मदद की जरूरत हो। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ ये निकलता है कि विकासात्मक भाषा विकार यानी डीएलडी एक विशिष्ट भाषा चुनौती है। इसके अपने स्पष्ट संकेत होते हैं और ये किसी अन्य जानी पहचानी स्थिति का नतीजा नहीं है। सबसे राहत की बात यह है कि इसके लिए प्रभावी रणनीतियां मौजूद हैं। स्पीच थेरेपी है, स्कूलों में मदद है, मनोवैज्ञानिक समर्थन है। रोहन जैसे बच्चों के लिए अगर सही समय पर सही मदद मिल जाए तो उनके भाषा कौशल और उनके आत्मविश्वास दोनों में ही बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। जी बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार मैं यहाँ छोड़ना चाहूंगी। हम अब ये जानते हैं कि डीएलडी अक्सर परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी भी देखा जाता है और ये दूसरी स्थितियों जैसे एडीएचडी वगैरह के साथ भी पाया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम इन संबंधों को जल्दी पहचान लें और इनकी आपसी समझ को बेहतर बना सकें, तो क्या हम परिवारों और स्कूलों के लिए जो समर्थन रणनीतियां बनाते हैं उन्हें और भी ज्यादा व्यक्तिगत और असरदार नहीं बना सकते? इस पर सोचने की जरूरत है।